नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। कल देखो आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए। देखो मुझे इस बार के प्री का इंतज़ार है, एक बार पेपर देख लिया जाए ताकि उसके हिसाब से अगर कुछ फॉर्मेट में फर्दर चेंज करना है तो हम कर दें। तो 28 मई का पेपर होने के बाद ये सारे चेंजेस जो भी फिजिबल होंगे, जो भी बेस्ट होंगे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इतने जो आपने सजेशंस दिए उनको और ज़्यादा बेहतर ढंग से एक्सप्लोर करने का समय है आने वाले जो 8-10 दिन है प्री से पहले। प्री के बाद हम एक डेफिनेट नए फॉर्मेट में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों ने ये बोला कि हिंदू के अलावा दूसरे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल डिस्कस करने चाहिए। दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं। हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स मिलते नहीं हैं। जैसे आज भी एक आर्टिकल है डीएनए प्रोफाइलिंग से रिलेटेड, वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि हिंदू में एडिटोरियल के अलावा बाकी जो आर्टिकल्स आते हैं उन्हें भी डिस्कस करना चाहिए। देखो डिस्कस कर तो सकते हैं, लेकिन अभी तक क्या था, प्रीलिम रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ना वो प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस किए जाते थे, इसलिए इनको एडिटोरियल में नहीं किया जाता था। बट इस पे एक्सप्लोर किया जा सकता है कि ऐसे आर्टिकल, क्योंकि हिंदू में कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, मेंस के लिए होते हैं, जो एडिटोरियल में नहीं है, न्यूज़ है और उनको एज ए मेंस में एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे आर्टिकल को डिस्कस कैसे किया जा सकता है वो अब हम देख सकते हैं, एडिटोरियल के अलावा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कुछ लोगों ने बोला कि डिस्कशन का टाइम इंक्रीज कर दिया जाए। देखो टाइम एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसा होना चाहिए कि ना तो आपने बहुत ज़्यादा लेंथी डिस्कस किया, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट में डिस्कस कर दिया। रिवीजन वाला होना चाहिए, लास्ट में रिवीजन करना हो तो आसानी से रिवीजन हो जाए। एक तरफ जहां एग्जाम्पल्स की सहायता से आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ टू द पॉइंट भी होना चाहिए। इन सब फैक्टर्स को ना बैलेंस करके डिस्कस करना पड़ता है। तो अननेसेसरीली टाइम इंक्रीज करके फायदा नहीं है। जितना मतलब ये सारी जो क्वालिटीज हैं जिसमें फुलफिल हो जाए उतने ही टाइम लिमिट का डिस्कशन होना चाहिए। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं, हम देखेंगे जब एक नए फॉर्मेट में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। What are the some of the challenges faced by women in process of feminizing agriculture? एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन हो रहा है इंडिया में, तो उसमें क्या चैलेंजेस महिलाओं के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, सरकार को क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस लेने चाहिए उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद कोट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, मोरालिटी कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड बट बिहेवियर कैन बी रेगुलेटेड। जुडिशियल डिक्रीज मे नॉट चेंज द हार्ट बट दे कैन रिस्ट्रेन द हार्टलेस। अच्छा कोट है। देखो माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये मोरालिटी है। अब इस चीज के लिए ना आप कानून नहीं बना सकते, लेकिन हां बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सकता है। बिहेवियर जैसे कोई अपने माँ बाप को खर्च नहीं देता है, बूढ़े माँ बाप को, तो उसके लिए कानून है। उसी प्रकार से जुडिशियल डिक्रीज मे नॉट चेंज द हार्ट। कोई वर्डिक्ट आया जुडिशरी का, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ट्रांसजेंडर्स के साथ में, एलजीबीटी के साथ में। अब ये वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट के आने के बाद लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जुडिशरी ने बोला है, मान लीजिए कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा एलजीबीटी के साथ में तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, उसको सजा भी हो सकती है। तो ये जो रिस्ट्रेन लगाया है ना सुप्रीम कोर्ट ने फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे हर्टलेस लोगों को रिस्ट्रेन कर सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ये अच्छा कोट है, इसका इस्तेमाल आप आंसर्स में कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फार्म्स में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स की बात करते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। टर्म है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स में, एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स में इस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है पिछले कुछ समय में इंक्रीज होता जा रहा है। यानी भारत का जो एग्रीकल्चर है ना
वो ज़्यादा वुमेन डिपेंडेंट होता जा रहा है। ये डेटा की सहायता से भी प्रूव किया जा सकता है। आज के समय में हमारे देश में जितनी इकोनॉमिकली एक्टिव फीमेल पॉपुलेशन है ना, मतलब ऐसी महिलाएं जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगी हुई हैं, तो उसमें से 80% तो देखो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर फोर्स है उसमें से 1/3 तो वुमेन है और नियरली 48% सेल्फ एम्प्लॉयड जो फार्मर्स है ना वो वुमेन हैं। एक और फैक्ट डेटा जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, यूज करने लायक है ये, रूरल एरियाज में वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है महिलाओं के लिए वो 41.8% है, जबकि शहरों में ये 35.31% है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में ज़्यादा महिलाएं फिर एग्रीकल्चर में काम कर लेती हैं ना, और वो फिर वर्क पार्टिसिपेशन रेट में काउंट हो जाता है। इसके अलावा देखो डेटा और भी हैं ये साबित करने के लिए कि महिलाओं का रोल एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हो गया है। बट ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट डेटा जो है वो आंसर में यूज भी नहीं हो पाता। जो ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया ये इंपॉर्टेंट है, इनको आंसर्स में यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं रीजन्स की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट क्यों इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले है माइग्रेशन। अब देखो गांव से ना जो मैन हैं वो एक कॉन्क्रीट एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की तलाश में शहर में आ जाते हैं। अब गांव में उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन होती है, वहां पे खेती कौन करेगा? आंसर है महिलाएं। समझ गए? माइग्रेशन एक बड़ा रीजन है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, कि जो मेल हैं गांव के वो एक कॉन्क्रीट यानी मजबूत और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की तलाश में शहरों में आ जाते हैं और पीछे उनकी जो ज़मीन रह जाती है वहां पर महिलाओं के द्वारा खेती करने का के सिवाय और कोई चारा बचता नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार जो ये माइग्रेशन बाय मैन है ना, ये सबसे मेन काज है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का। उसके बाद दूसरा रीजन है जो फीमेल लेबर होती है ना, मतलब महिलाओं को एज ए वर्कर इस्तेमाल किया जाता है फार्म्स में। ये फायदे का सौदा होता है जो एग्रीकल्चर फार्म के ओनर हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें कई बार लो स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, ऐसी लेबर जिसमें ज़्यादा स्किल नहीं है और जो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके डेडिकेटेडली कम वेजेस पर। अब ऐसा वर्कर उनको महिलाओं की फॉर्म में मिलता है। जनरली हमारे देश में आपको पता है पैट्रियार्की के कारण अगर स्किल्स की बात करोगे तो मैन में ज़्यादा स्किल्स मिलेंगी। अब धीरे धीरे समाज चेंज हो रहा है लेकिन डेटा यही कहता है। तो लो स्किल लेबर उन्हें चाहिए, कम वेजेस वाली लेबर चाहिए जो डेडिकेटेडली सुबह से काम कर सकें। तो महिलाओं की फॉर्म में उन्हें आसानी से ऐसी लेबर मिल जाती है, इसलिए फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। महिलाएं आइडियली मोर सूटेबल होती हैं ऐसे कामों के लिए जैसे घास काटना है, वीडिंग, अनवांटेड प्लांट्स को काटना है, कॉटन स्टिक्स को कलेक्ट करना है, फाइबर डिटैच करना है कॉटन सीड से। इन सब कामों में ना महिलाएं ज़्यादा माहिर होती हैं, इसलिए महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया जाता है। इसके अलावा महिलाएं ज़्यादा अच्छे से डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर कर सकती हैं और जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को बनाना होता है ना, जैसे कर्ड, बटर, घी, गोबर से डील करना, इन सब कामों में महिलाएं ज़्यादा माहिर होती हैं, ऐसा आर्टिकल का मानना है। ये तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। अब देखो इसके ना बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो तो रहा है, दिक्कत क्या है इसमें? सबसे पहली दिक्कत, आज भी देखो फार्म्स की ओनरशिप जो है ना मोस्टली केसेस में मैन के पास है। जमीन किसके नाम पे है? ज़्यादातर मैन के नाम पे। दूसरा, सरकार की ज़्यादातर जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनका बेनिफिट किसको मिलता है? मैन को, क्योंकि जमीन का पट्टा उनके नाम पे है, जमीन का रजिस्ट्रेशन मैन के नाम पे है। तो जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट मिलती है, एक साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, किसके अकाउंट में जाते हैं? मैन के नाम पे, क्योंकि जमीन ही उनके नाम पे है। ज़्यादातर वेलफेयर स्कीम्स का लाभ किसे मिलता है? मैन को। तीसरा, अब चूंकि मैन के नाम पे जमीन है तो क्रेडिट जो है खेती के लिए आसानी से वुमेन को मिलता नहीं है, क्योंकि क्रेडिट तो जमीन के नाम पे मिलता है ना। कोई बोलेगा मैं किसान हूं, ये मेरी जमीन है, आप मुझे लोन दे दीजिए, तभी मिलेगा। महिलाओं के पास जो वुमेन फार्मर्स हैं उनके नाम पे जमीन नहीं है तो उनको लोन आसानी से नहीं मिलता।
अब उनके नाम पे ज़मीन नहीं है, एक दिक्कत ये भी आती है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर वो आसानी से नहीं बन पाती, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने में दिक्कत आती है, और जो वुमेन लेबरर्स हैं, महिला वर्कर्स हैं, उनको कम वेजेस दिए जाते हैं एज कंपेरिजन टू मैन सेम काम के लिए, ये दिक्कत है। और सबसे लास्ट में, जब देखो एग्रीकल्चर से संबंधित डिसीजन लेने होते हैं ना, तो महिलाओं को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर महिलाओं के पास नहीं होती है। तो ये सब हमने डिस्कस किए, कंसर्न्स हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के। अब लास्ट में बारी आती है क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। वुमेन इंपावरमेंट होना चाहिए, महिलाओं को पावर दी जाए। कैसे? लैंड उनके नाम पे, प्रॉपर्टी उनके नाम पे, क्रेडिट आसानी से मिले, टेक्नोलॉजी उनको मिले, ट्रेनिंग उनको मिले। ये सारी चीजें जब उनको मिलेगी तब उनका कैलिबर इंप्रूव होगा और वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकेंगी। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है FAO का, इसको भी यूज कर सकते हो वे फॉरवर्ड में। उनका ये कहना है कि अगर देखो मैन और वुमेन को रिसोर्सेज की इक्वल एक्सेस दी जाए ना, जो स्किल्स मैन को दी जाती हैं वही वुमेन की, जो अपॉर्चुनिटीज, जो मौके मैन को मिलते हैं एग्रीकल्चर में वही वुमेन को, तो अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 2.5% है ना, इसे इंक्रीज करके 4% किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो मिल्क रेवोल्यूशन से संबंधित है, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव है जो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गुजरात के आनंद में एक रात बिताई। वो एक लोकल फार्मर से बात करते हैं कि यहाँ का जो कोऑपरेटिव है ना, जैसे अमूल है, वो सक्सेसफुल हुआ, अदरवाइज तो देखो डेयरी सेक्टर में बहुत सारे कोऑपरेटिव से इमर्ज होकर आए, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इवन आज भी अलग अलग राज्यों में कई सारे मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, अमूल जैसे कई सारे ब्रांड हैं, लेकिन पूरे भारत में क्या एक ही कोई डेयरी का ब्रांड हो सकता है और वो कोऑपरेटिव भी हो जैसे अमूल? कर्नाटक इलेक्शन के दौरान ना एक डिबेट चली थी अमूल वर्सेस नंदिनी के बीच में। नंदिनी कर्नाटक का लोकल मिल्क ब्रांड है और अमूल जो है आपको पता है गुजरात से निकला था। उसके बाद गुजरात से बाहर भी अमूल आज के समय में काफ़ी फेमस है। वैसे देखो, अगर थोड़े बेसिक्स की बात करें, ऑपरेशन फ्लड जो है वो 1970 में स्टार्ट हुआ था, दुग्ध क्रांति, कई सारे डेयरी कोऑपरेटिव से इमर्ज होकर आए अलग अलग राज्यों में। अमूल लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड है। आज के समय में अमूल का जो टर्नओवर है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी से भी बड़ा है। लेकिन अमूल के अलावा कर्नाटक में नंदिनी का ब्रांड काफ़ी फेमस है, ये सेकेंड लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है। उसके बाद आवीन इन तमिलनाडु, मिल्मा केरला में, गोकुल महाराष्ट्र में, वेरका पंजाब में, सारस राजस्थान में, हरियाणा में मदर डेयरी, बिहार में सुधा, ये सब भी कोऑपरेटिव्स हैं और अपने अपने राज्यों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अगर दूसरी सक्सेसेस की बात करें ऑपरेशन फ्लड की, आज के समय में वर्ल्ड में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है ना, पूरे वर्ल्ड में 20% तो अकेले इंडिया में होता है। इसके अलावा आज के समय में 80 मिलियन रूरल फैमिलीज ऐसी हैं जो इस मिल्क के व्यवसाय में लगी हुई हैं, और जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू 10 ट्रिलियन है एनुअली, किसी भी दूसरी फार्म प्रोड्यूस से ज़्यादा। पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी कितनी है? 2021 में 427 ग्राम और 1970s में बहुत कम हुआ करती थी, 107 ग्राम पर कैपिटा। और ये तब है जब भारत की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी है। समझ गए? एक खास बात मिल्क सेक्टर में ये है, मिल्क के कोऑपरेटिव सेक्टर में जितना कंज्यूमर पे करता है ना मिल्क के लिए, फॉर एग्जांपल 100 रुपये 1 किलोग्राम मिल्क के लिए, उसमें से 75 to 85% मिल्क फार्मर को ही मिलता है। जबकि दूसरी फार्म प्रोडक्ट्स में किसी किसान ने गेहूं बेचा, कंज्यूमर ने जिस भाव में गेहूं खरीदा ना, उसका 25 से 50% शेयर ही फार्मर्स को मिलता है, बाकी तो बिचौलिए जो हैं, मिडिल मैन है, वो खा जाते हैं। बट चूंकि मिल्क में
कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे अमूल भी कोऑपरेटिव है, नंदनी भी कोऑपरेटिव है, इसलिए मिडलमैन कम है और किसान को उनकी फसल के उचित दाम मिलते हैं डेयरी सेक्टर में। इसी सक्सेस के कारण कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई थी जुलाई 2021 में। उसमें एक ऑब्जेक्टिव यह भी रखा गया था कि व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लाई जाएगी और देश के 5 लाख जो विलेजेस है ना, उसमें से 2 लाख विलेजेस अभी भी अनकवर्ड हैं, वो कोऑपरेटिव में नहीं शामिल हैं, उनको भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड किया जाएगा। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं? क्या कोई ब्रांड, फॉर एग्जांपल अमूल ही मान लीजिए, ये पूरे देश का ब्रांड बन सकता है? देखो, ये वैसे ना गुजरात में तो अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे काम करता है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। लेकिन बाकी राज्यों में ना अमूल एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है। जैसे बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैसे ही दूसरे राज्यों में अमूल के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इसका मतलब यह है, अमूल ने बाकी राज्यों में एंट्री भी ली, तो अमूल ने गुजरात जैसा मॉडल नहीं फॉलो किया। आनंद डेयरी, जो मतलब अमूल की डेयरी है, यहां पे तो देखो ये तो फार्मर्स के द्वारा ओन है और इसे इलेक्टेड फार्मर्स ही चलाते हैं। लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता, बाकी राज्यों में अमूल एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे चलती है। 2020 का एक रिसर्च पेपर कहता है 175 जो मिल्क यूनियन है उनमें से 95 तो घाटे में चल रही हैं, और ज्यादातर जो लॉस मेकिंग कोऑपरेटिव्स है ना, वो उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। राइटर ये कहते हैं, देखो कोई लोकल कोऑपरेटिव ब्रांड अगर दूसरे राज्यों में जाता भी है ना, तो एक अनफेयर कंपटीशन पैदा हो जाता है। जैसे अमूल गया कर्नाटक में, वहां पे नंदनी और अमूल के बीच में कंपटीशन होगा। अगर नंदनी और अमूल के बीच में कंपटीशन होगा तो नुकसान किसका होगा? किसानों को होगा। कैसे? कंपटीशन में मिल्क के प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ सकेंगे, प्राइसेस नहीं बढ़ सकेंगे तो किसानों को प्राइसेस कम मिलेंगे, किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे। तो ये चैलेंज सबसे बड़ा है। कोई भी मिल्क ब्रांड है, कोई भी कोऑपरेटिव है, अगर लोकल अपने राज्य में काम करता है तो ज्यादा सही है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सरकार भी काफी सब्सिडी देती है मिल्क फार्मर्स को, जैसे सस्ता पाउडर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वेटनरी सर्विसेज। अब वो फार्मर्स अपना मिल्क देते हैं लोकल कोऑपरेटिव को, फॉर एग्जांपल गुजरात में अमूल को, तो ठीक है। लेकिन जब वो ब्रांड फिर दूसरे राज्यों में जाके मिल्क बेचता है सब्सिडी लेके, किसानों को सब्सिडी दी, किसानों ने अपना मिल्क बेचा लोकल कोऑपरेटिव को, बाद में कोऑपरेटिव ने दूसरे राज्यों में अपना मिल्क बेचना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, राज्य सरकार ने जो सब्सिडी दी उसका फायदा कोऑपरेटिव के द्वारा उठाया जा रहा है दूसरे राज्यों में अपना मिल्क बेचने के लिए। फिर उस राज्य के जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा। क्यों? फॉर एग्जांपल गुजरात के फार्मर्स को सब्सिडी मिली, कर्नाटक में फार्मर्स को सब्सिडी नहीं मिली मिल्क फार्मर्स को, तो ये अनफेयर कंपटीशन हो जाता है। एक पॉइंट लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो कोऑपरेटिव किस कंसेप्ट पे काम करता है, जैसे फार्मर्स के द्वारा ओन करना, फार्मर्स के द्वारा रन करना, सब चीजें फार्मर्स ही करते हैं कोऑपरेटिव में। लेकिन जब कोई कोऑपरेटिव बहुत बड़ा हो जाता है, प्राइवेट कंपनी की तरह काम करने लग जाता है, फिर उसमें क्या होता है कि चुनिंदा जो ऊपर के एलीट है ना, वही सारे डिसीजन लेते हैं, और नीचे जो फार्मर्स होते हैं ना पिरामिड में, उनको पता ही नहीं लगता। फिर कोऑपरेटिव की जो सिग्निफिकेंस है वही खत्म हो जाती है। मतलब पूरा ऑल इंडिया का ब्रांड बन गया, अब इस ब्रांड में फार्मर्स का डिसीजन मेकिंग में से बहुत कम हो जाता है, उनका रोल बहुत कम हो जाता है। बस ऊपर जो चुनिंदा एलीट लोग बैठे हैं ना, वही सारे डिसीजन ले लेते हैं, तो कोऑपरेटिव का पूरा कंसेप्ट ही गड़बड़ा जाता है। तो ये चैलेंजेस है जो राइटर बोलते हैं कि कोई भी कोऑपरेटिव पूरे इंडिया का ब्रांड जब बनने की कोशिश करेगा तो ये चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डीएनए रिपोर्ट एज ए एविडेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हालांकि इस आर्टिकल में ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाके राइटर एक्सप्लेन करते हैं। एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए इतनी ज़्यादा डिटेल्स जरूरी नहीं है। ये डिटेल्स उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हैं जो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, डीएनए को यूज़ कर रहे हैं, वो सारा प्रोसीजर बताया गया है। लेकिन यूपीएससी इतने ज़्यादा डिटेल में एसओपी पूछेगी, बताइए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, क्राइम सीन से कैसे डीएनए कलेक्ट किया जाता है, वो सब बताइए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल का जो सार है वो मैं आपको बता देता हूं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का केस था 2022 का। इसमें कोर्ट ने कहा
कि सैंपल्स जो लिए गए क्राइम सीन से कलेक्ट किए गए, उनको सील किया गया, वो अच्छे से नहीं किया गया, इसलिए हम आरोपियों को बरी करते हैं। तो फिर ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि मतलब क्राइम सीन से डीएनए लिया गया था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने बोल दिया कि डीएनए को आपने ठीक ढंग से संभाल के नहीं रखा, सील नहीं किया, सस्पिशन है, इसलिए हम रेप और मर्डर के जो एक्यूज्ड हैं उन्हें रिहा करते हैं। अब राइटर ना पूरा प्रोसीजर बताते हैं। राइटर कहते हैं देखो, क्राइम सीन में के ऊपर ना जहां पे भी क्राइम हुआ है वहां पे ना डीएनए कलेक्ट किया जाता है। डीएनए में ये सारी चीजें आती हैं, हेयर है, सलाइवा है, खून है, सीमन है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों में डीएनए होता है इंसान का, तो ये सारी चीजें कलेक्ट की जाती हैं। अब चूंकि ना खतरा बहुत ज्यादा होता है इन सब चीजों में कंटामिनेशन का, तो जनरली होता क्या है, पेपर में ये सारी चीजें सील करके रख दी जाती हैं रूम टेम्परेचर पर, और जो टचिंग एरिया होते हैं जहां पे डीएनए होता है वहां पे ये सब चीजें अलाउ नहीं होती। बोलना, छींकना, खांसी करना, इन सब चीजों को अवॉइड करना होता है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और कोई भी दूसरा ह्यूमन कांटेक्ट अलाउ नहीं किया जाता। जैसे क्राइम सीन पर हम देखते हैं ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह में या फिर मूवीज में दिखाया जाता है, फोरेंसिक टीम आती है, वो ग्लोव्स के साथ में जांच करती है और किसी दूसरे पर्सन को वहां पे जाने की इजाजत नहीं होती, ताकि डीएनए जो है, सबूत जो है, वो कंटामिनेट ना हो जाए। इसके बाद लिक्विड जो ब्लड सैंपल्स हैं उनको ब्लड कलेक्शन कार्ड्स या फिर EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड की सहायता से कलेक्ट किया जाता है। वैक्सीनेशन बॉक्स में इस प्रकार का वैक्सीनेशन बॉक्स होता है जिसमें कूलेंट भी होता है, ताकि लो टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। कुल मिला के देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ना ये इंश्योर करना होता है कि सारे जो डीएनए सैंपल्स है ना वो प्रोपरली फोरेंसिक लैब तक पहुंचे बिना कंटामिनेशन के, एक तय सीमा के अंदर अंदर, और पूरी चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन किया जाए। ऐसा नहीं कि फोरेंसिक टीम ने जो एविडेंस कलेक्ट किए उसको छोड़ दिया गया इधर ही, मतलब जहां पे कलेक्ट किया वहीं पे छोड़ दिया गया और बोला गया कि कल इन्हें ले लिया जाएगा, वहां पे कोई कस्टडी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। एविडेंस जो कलेक्ट किए जाते हैं प्रॉपर कस्टडी में होने चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है, डीएनए के सैंपल मिल गए, अब सेल मिले। मेनली आपको पता है सेल से पूरी बॉडी बनी होती है, सेल में और भी बहुत सारी चीजें होती है, आरएनए वगैरह, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो सबसे पहले फोरेंसिक लैब में क्या होता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाकी चीजों से अलग किया जाता है। अब एम्पलीफायर भी होता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सैंपल डीएनए का ज्यादा नहीं है, तो उसे एम्पलीफाई करके सैंपल को इंक्रीज भी किया जा सकता है। फिर उस सैंपल को ना मिलाया जाता है, और सैंपल मिलाने से पहले ना टीम को पता लग जाता है कि सफिशिएंट डीएनए है या नहीं है, जिससे यूनिक प्रोफाइलिंग को आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर नहीं है तो इसका मतलब डीएनए कंटामिनेट हुआ है। अब देखो, राइटर लास्ट में कंक्लूजन ये निकालते हैं, कोर्ट में जब बोला गया टीम, फोरेंसिक टीम के द्वारा कि हाँ डीएनए मैच हो गया था, फिर भी कोर्ट ने नहीं माना। अगर देखो डीएनए कंटामिनेट हो गया होता ना, तो फिर वो मैच ही नहीं होता परपिट्रेटर के साथ में। तो कोर्ट को ये बात समझनी चाहिए किस प्रोसीजर के साथ ये पूरी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है। अगर ये कोर्ट को पता होता तो वो शायद इस प्रकार का डिसीजन ना देते। तो ये पूरा आर्टिकल है, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिटेल से इसमें बताया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डीएनए प्रोफाइलिंग से संबंधित। तो आज 3 इश्यूज को हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।